ऐसा लग रहा है कि जैसे आदित्य ने मुझे रीलॉन्च किया हो। देखिए, फिक्शनल कैरेक्टर तो नहीं है ये एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है और मैं इतना कहूंगा उसकी शक्ल भी मुझसे मिलती है। आदित्य ने कहा कि कहीं इसको पूरा ऐसा मत करो आप, लेकिन जो इसमें से न्यूएंसेस आप ले सकते हो वो आप ले लो। हीरो को ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं हीरो हूं, लेकिन है तो फिल्म का कैरेक्टर भी भाई। और और बाकी लोग जो हैं वो भी उस फिल्म के उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितने ये हैं। अक्षय खन्ना अपने जोन में चुप रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, अपने अलग बैठते हैं। मुझे लगता है हमारे देश में कॉमेडी ठीक से इवॉल्व हुई नहीं है। पार्ट टू शूट ऑलमोस्ट हो ही चुकी है जी। Rakesh Bedi, welcome to CNN News 18. हाय हाय हाय। Rakesh sir, first many congratulations on the success of your film Dhurandhar. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. इट ऑलरेडी क्रॉस 100 करोड़ इन जस्ट 3 days. क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इतना फिनोमिनल परफॉर्मेंस फिल्म से एट द टिकट विंडो? जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, पूरी की पूरी पूरी यूनिट ने पढ़ी थी, तो एवरीबडी वाज ग्लू बाउंड टू द नरेशन फॉर 2 hours, 2.5 hours, और उस वक्त कोई हिल नहीं पाया था। और सब एक्टर थे जितने फिल्म में आपको दिख रहे हैं ना, वो तकरीबन सब एक्टर थे, सारे एचओडीज थे, सारे हेड्स थे, डीओपी, मतलब एवरीबडी फॉर एवरी डिपार्टमेंट हर्ड दैट नरेशन and everybody was glued to the narration. Nobody walked out of the room, and they had booked up a huge room in a big five-star hotel so that everybody can be accommodated. And I still remember कि मैंने किसी भी फिल्म की इतने बड़े लेवल पे इतनी नरेशन एंड विद ऑडियो विजुअल्स, नरेशन वाज नॉट ओनली अ नरेशन के वर्बली नहीं थी, उन्होंने एक स्क्रीन लगाया था पीछे जिसमें जो आपने फिल्म में देखा है, इसके मॉक लोकेशन थे, मॉक छोटी छोटी ड्रिल्स थी ताकि लोगों को मालूम पड़े कि फिल्म कैसी शेप लेगी। तो वहां से कोई हिला नहीं था 2-2.5 घंटे तक, बहुत मजा आया था। तो तभी लोगों को लगा था कि इट्स वेरी टाइट स्क्रिप्ट। बाकी ऐसे उभर के आएगी और इतना बढ़िया रिएक्शन मिलेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था भाई गॉड। एक मूवमेंट बन गई है फिल्म. बट फिल्म रिलीज से पहले काफी बातें हो रही थी फिल्म की ड्यूरेशन को लेकर. कह रहे थे कि 3.5 घंटे की फिल्म है, कौन बैठेगा इतनी देर थिएटर के अंदर. लेकिन अब ऑडियंसेस थिएटर से जो बाहर निकल रही हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फील नहीं हुआ कि दे सैट फॉर लाइक 3.5 hours. क्या कहना चाहेंगे आप इस रिस्पॉन्स को लेकर? मतलब मेरे लिए तो एक अलग हाई है ये, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आदित्य ने मुझे रीलॉन्च किया हो। यू नो और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी, क्योंकि मैं थिएटर बहुत करता हूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं दिल्ली में अपना प्ले कर रहा था अराउंड 10-15 डेज बैक। तो तब शायद प्रिंट फाइनल फाइनल हो ही गया था, जो हम देख रहे हैं वो फाइनल हो गया था। आदित्य ने वो देखा और देखते ही मुझे फोन किया। मेरा मेरा शो चल रहा था, मतलब मैं परफॉर्मेंस के अंदर था। जैसे ही मेरा एग्जिट हुआ तो मैंने देखा कि आदित्य का मिस्ड कॉल है फोन पे। तो मैंने उसको, मतलब कमानी पे शो था दिल्ली में, तो मैंने, जैसे होता है कि प्ले के दौरान, हेलो हाय 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 आदित्य, यार यू कॉल्ड अप, तो मैंने ऐसी से बोलते कि ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, मैंने कहा यू कॉल्ड अप। ही सेड या। मैंने कहा बताओ। तो मुझे लगा कुछ डबिंग वबिंग बाकी है, मेरा कुछ काम बाकी है, इसलिए फोन कर रहा हूँ। तो ही सेड के आप एक काम कीजिए, 15-20 टोकरे खरीद लीजिए। मैंने कहा क्यों, मुझे भीख मंगवानी है क्या मुझसे? बोला नहीं, आपको इतनी तारीफ मिलने वाली है, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ रखूं इसको। यू राइट सर. बट लाइक यू सेड, आपको बहुत तारीफ मिल रही वाली, और तारीफ आपकी हो भी रही है आपके आपके कैरेक्टर के बारे में. यू प्ले द रोल ऑफ अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कॉल्ड जमाल जमील इन द फिल्म. या कौन से पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पर आपका किरदार बेस्ड है, या ये फिक्शनल कैरेक्टर है? देखिए, फिक्शनल कैरेक्टर तो नहीं है ये एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि खाम का पता नहीं वो मुझे नाम लेना अलाउड है कि नहीं है, लेकिन ये 100% पॉलिटिशियन है। और मैं इतना कहूंगा उसकी शक्ल भी मुझसे मिलती है, जो मुझे पेश किया गया है, जिस तरह से जो मेरा लुक है। और मैंने इसके ऊपर उसको बहुत स्टडी किया, उसकी स्पीचेस को स्टडी किया। मुझे कुछ एक कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे भी मिले हैं आप लोगों से, आप लोगों ने, मतलब प्रेस से, कि राकेश बेदी की जो स्पीच है वो बहुत ही जेन्युइन है, पाकिस्तानी लगते हैं वो अपनी स्पीच से, ऐसे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए हैं प्रेस ने। तो मैंने उस पॉलिटिशियन को स्टडी किया, उसके नुएंसेस स्टडी किए, वो कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या नुक्ते लगाते हैं, हल्के हल्के उनको स्टडी किया, और तकरीबन मैंने उसको ऐसे पेश किया। तो शायद इसलिए वो थोड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। बट
कौन से वीडियोस आपने देखे थे और कितना आपने काम किया अपने एक्सेंट पे? आपने कहा कि आपकी उर्दू तो वैसे बहुत अच्छी है। जी। नहीं, मैंने काफी काफी मैंने काम किया उसके ऊपर, डेफिनेटली मैंने मतलब ये समझिए कि ऑलमोस्ट वो काम करने के बाद मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था और मैंने उसकी आवाज में एक अपने मोबाइल पे, जो मोबाइल में रिकॉर्डर होता है, उसमें मैंने एक स्पीच रिकॉर्ड की। वो थी कोई 2-2.5 मिनट की स्पीच थी, और उसने जो स्पीच दी थी मैंने वो याद करके, जो उस पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान में स्पीच दी थी उसका टेक्स्ट लेकर मैंने उसको पहले लिखा, लिख के मैंने उसकी आवाज को इम्पर्सनेट किया और फिर मैंने उसको स्पीच को रिकॉर्ड किया। तो मैं और मेरी वाइफ कहीं जा रहे थे कार में, तो मैंने ऐसे ही वो मैंने बताया नहीं वाइफ को कुछ भी, मैंने वो फोन निकाला अपना और वो स्पीच चला दी। तो स्पीच खत्म हो गई तो मेरी वाइफ ने कहा, यार ये अच्छी उर्दू बोलता है आदमी, कौन है ये? कूल। तो मैंने कहा ये मैं हूं। तो बोले ये आपने क्या किया है? मैंने कहा ये उसकी मैंने इम्पर्सनेट किया उस आदमी को। तो शी डिडंट रिकॉग्नाइज इट वाज मी। तो लेकिन मैंने एग्जैक्टली उसकी आवाज तो फिल्म में मैंने नहीं निकाली, क्योंकि फिर वो क्या होता है, वो एक्वायर्ड हो जाता है, फिर वो पूरी फिल्म में मेंटेन, कभी कभी छूट जाए, गलती से कुछ हो जाए। तो आदित्य ने कहा कि कहीं इसको पूरा ऐसा मत करो आप, लेकिन जो इसमें से न्यूएंसेस आप ले सकते हो वो आप ले लो। तो मैंने ऐसा ही किया। सर कितने फेमिलियर थे आप इस द पॉलिटिक्स ऑफ दैट रीजन ऑफ कराची की? क्या आपको मालूम था लहरी एक एक जगह है कराची में? नहीं, मैंने देखा लियारी का नाम तो हल्का हल्का सुना हुआ है, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा मेरे फोकस में नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन मैंने सुना हुआ था कि घेटो करके है, लियारी एक जगह है कराची में, मतलब ऐसा कुछ जैसे आप नाम कभी स्प्लैश होते रहते हैं तो कभी दिमाग में मेरे रह गया होगा, बट आई डिडंट नो व्हाट लियारी इज एक्चुअली। बट जब एक बार स्क्रिप्ट में वो आया, देन आई वेंट इनटू इट एंड रेड अबाउट इट, बिकॉज फिल्म के अंदर अगर आप देखें तो ये मेरा जो पॉलिटिशियन अगर मैं हूं, तो मेरा वो एरिया है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक तरह से। तो थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया था। सर क्या आपकी बात हुई आपके को स्टार से, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना से, फिल्म के थंडरस रिस्पॉन्स के बारे में? मैं जानबूझे किसी को फोन नहीं कर रहा अभी, बिकॉज मुझे मालूम है कि एवरीबडी इज बास्किंग इन द ग्लोरी एट द मोमेंट, एंड लेट देम हैव अ ब्यूटीफुल, यू कैन से, मोमेंट्स। सबके अपने अपने मोमेंट्स चल रहे हैं। मेरा तो फोन ही बंद नहीं हो रहा है, आज 3 दिन हो गए हैं। मतलब मैं अभी आपसे मीटिंग कर रहा हूँ तो अभी 3 फोन मैंने कट किए हैं करते करते। तो अब है लोग पूरे, अभी क्या है, फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज है, और फोन लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कहीं से किसी को, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, कहीं से भी कोई आदमी बटन दबाया इमीडिएटली बात हो जाती है। तो कहीं से भी फोन आ रहे हैं, बहुत लोगों के, दोस्तों के, चाहने वालों के, सब फोन आ रहे हैं। सर मैं कुछ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स का रिएक्शन वीडियो देख रहा था। हाँ जी। वो आप फिल्म के ट्रेलर के बारे में फिल्म की इतनी तारीफ कर रहे हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं रियल लोकेशंस जो फिल्म में दिखाया गया है और जो एक्चुअल में रियलिटी में है। क्या एक्सपेक्ट किया था आपने फिल्म का इंटरेस्ट अक्रॉस द बॉर्डर भी इतना स्ट्रांग होगा? देखिए, क्योंकि ये फिल्म अब ऐसा ही है कि जैसे इस तरह की जो भी फिल्में आती हैं, फिल्म का नाम अगर बॉर्डर हो तो वो बस तो क्रिएट करेगी, फिल्म का नाम अगर गदर हो तो वो बस तो क्रिएट करेगी। अब लोगों को इससे ही मालूम चल गया था, ये ट्रेलर से, कि दिस फिल्म इज अबाउट हमारी जो इक्वेशन है दोनों कंट्रीज की, उसके ऊपर बेस्ड है। तो अब डेफिनेटली बस तो क्रिएट होगा ही। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो मैंने, एक बात मेरी सच निकली, मैंने फिल्म नहीं देखी थी, लेकिन मैंने फिल्म देख लगने से पहले मैंने अपनी, अब मेरे जितने भी फोन के हैंडल हैं या मेरी डीपी, हर जगह मैंने डाला था कि इट्स डेफिनेटली अ न्यू वेव ऑफ सिनेमा, एंड दिस फिल्म इज गोइंग टू रेज द बार, इट माइट ऑल्सो ब्रेक द बार, विच इट हैज डन। डू यू थिंक जिस तरह से अभी आगे के फ्यूचर के स्पाई थ्रिलर्स हैं वो थोड़े से, डू यू थिंक इट हैज ऑफ कोर्स लाइक रेज द बार फॉर द अदर स्पाई थ्रिलर्स? क्या आप जी, मानते हैं? हम जब स्पाई थ्रिलर बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि स्पाई थ्रिलर को एक अपना इंडियन म्यूजिक डालकर, गाने वाने डालकर उसको हम ले जाते हैं जेम्स बॉन्ड की जोन जोन में। राइट। कि हम बड़े बड़े चेज, बड़ी बड़ी कार रेसेस, बड़ी बड़ी फाइट्स, बड़े बड़े
सीक्वेंसेस, एक्शन की सीक्वेंसेस वो डाल देते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पे इतना काम नहीं करते। स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं वीक रह जाती है। इसमें फिल्म की जो ताकत है, इसमें इसमें इस फिल्म की ताकत एक्शन, लोग बोलते हैं एक्शन है, लेकिन एक्शन क्यों है? यू कैनॉट सी एन एक्शन विदाउट a script, without a base of the action and then the repercussion of the action after the action. You cannot see it action in isolation. Sure. Sir, Yeah. you're right. You're right. What you're saying is right. You know, I just want to take that forward. रणवीर सिंह जो हैं, वो अपने रोल में बहुत एफर्ट डालते हैं, काफी बहुत प्रिपेयर होके आते हैं, वो इतने एनर्जेटिक भी हैं। क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? आप यू बीन एक्टिंग फ्रॉम लास्ट व्हाट मोर देन 4 decades नाउ। Well, मैं सच कहूंगा तो मुझे लगता है कि पिछले 12 से 15 सालों में जो एक्टर्स की पौध आई है, उसके अंदर इससे ज्यादा कमिटेड, एनर्जेटिक, इन्वॉल्व्ड एंड अनप्रिटेंशियस, एट द सेम टाइम अनऑर्थोडॉक्स मैंने एक्टर नहीं देखा। इसी क्या होता है कि जैसे ही हीरो को ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं हीरो हूं, मैं इस फिल्म का लीडिंग मैन हूं, तो फिल्म की जो मेकिंग है, कहानी है, वो गिरने लगती है। लेकिन अगर हीरो को ये बात समझ में आ जाए कि वो भी हीरो तो है, लेकिन है तो फिल्म का कैरेक्टर भी भाई, और और बाकी लोग जो हैं वो भी उस फिल्म के उतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जितने ये हैं, तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर हीरो हीरो नहीं रहता, हीरो फिल्म की सोल बन जाता है, फिल्म का एक पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर हीरो ये समझे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये लाइन नहीं बोलूंगा, या मैं इससे थप्पड़ नहीं खाऊंगा, या ये मुझे ऐसे क्यों बोल सकता है, मैं तो मतलब, तो वो सब चीजें फिर खराब होनी शुरू हो जाती है। जो रणवीर सिंह में ये बिल्कुल ऐसी चीज है ही नहीं। बल्कि बल्कि मैंने बहुत बार देखा सेट के ऊपर कि फिल्म का पैकअप हो गया है, सॉरी, रणवीर सिंह का पैकअप हो गया है, और अभी 5 ही बजे हैं, अभी 5 घंटे की शूटिंग बाकी है, लेकिन फिर भी वो सेट पे ही बैठा हुआ बंदा, वो जा ही नहीं रहा है। और जब उसका अपना काम खत्म हो गया तो वो प्रोडक्शन की हेल्प कर रहा है, वो डायरेक्शन की हेल्प कर रहा है, वो क्राउड मैनेजमेंट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरी फिल्म है यार, मुझे इसको अपना बेस्ट देना चाहिए। सर, today's young generation, Gen Z, are completely in awe of Akshay Khanna's performance in the film. They're making reels, dancing to his entry song. आपने उनके साथ धुरंधर में काम किया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और क्या वो सेट पे बहुत क्वाइट रहते थे या वो बात करते थे? ये अक्षय खन्ना इज बेसिकली ए क्वाइट मैन। वो क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी को they live in, you can say, exuberance kind of a zone, very loud, और एक you can boisterous, और उसमें साउंड भी होता है उनकी उनकी पर्सनैलिटी में। लेकिन अक्षय खन्ना ऐसा नहीं। अक्षय खन्ना अपने जोन में चुप रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, अपने अलग बैठते हैं। उनके साथ, मेरे साथ तो खैर बहुत बार उनका इंटरेक्शन हुआ, बहुत बैठे हम साथ में, बहुत मैंने अपने थिएटर के बारे में, अपने प्लेस के बारे में बहुत बताया उनको कि मैं क्या करता रहता हूँ। तो बात हमारी, बहुत सारी हमारी कम्युनिकेशन बातचीत हुई। लेकिन बाय एंड लार्ज वो इस तरह के एक्टर नहीं है कि सेट के ऊपर आपको कहीं एक हंसता हुआ आदमी मिल जाएगा जोर से, या कोई जोर से ऊंची आवाज में बात करता हुआ मिल जाएगा। वो अगर कुछ कहना भी होगा तो बहुत मीनिंगफुली कहेंगे, और एक हल्की आवाज में कहेंगे। आपके कई सीन्स हैं उनके साथ, जी। तो क्या डिस्कस करते थे? कितना डिस्कशन होता था सीन को लेकर? डिस्कशन तो होगा ही ना। एक अदरवाइज सीन, अब मेरा एक बड़ा प्यारा सा सीन है जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, जब वो मुझे मुझे वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि असलम वापस आ रहा है, तो मैं बड़े अनोइंगली कहता हूँ कि कि कौन, आतिफ असलम, वो कहाँ गया था? तो हालांकि मुझे मालूम है कि ये बात कर रहा है संजय दत्त के कैरेक्टर की, चौधरी असलम जो एसपी है। अब ये देखने वालों को इसका इफेक्ट भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बगैर रिहर्स के, या बगैर गिव एंड टेक किए, या बगैर सोचे समझे हो गया है। तो जितने भी सीन है वो
मतलब उसके पीछे रेसलें होती हैं। अब एक वो जो सीन है, जो उनका लड़का, मेरा जो पहला सीन, मेरी एंट्री है फिल्म में, वेयर हिज सन हैज डाइड एंड आई कम शाउटिंग, ओ मेरा बच्चा मर गया, ओ एंड ऑल दैट, तेरे नूनू में पानी पड़ जाए। वो जो वो सीन है, तो वो it has to be properly orchestrated, properly placed, actors have to be placed, and then what give and take, कहाँ पर कौन किसका हाथ पकड़ेगा, कौन किसको लुक देगा, क्या टर्न करेगा, वो सब पहले तो रेसलें होती हैं। film की रिलीज से पहले there was a lot of speculation about if the film was based on the life of Major Mohit Sharma, या आपके हिसाब से रियलिज्म और फिक्शन के बीच में बाउंड्री कैसे सेट की जानी चाहिए? क्या सब कुछ ये रियल है, या इसमें थोड़ा सा पार्ट फिल्म का रियल है, बाकी फिक्शनाइज है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आ, किसी के ऊपर बेस तब होती, आप बेस कोई भी चीज किसी बेस तब कर सकते हो अगर उसकी ऑटोबायोग्राफी होगी तो ये इसमें फिल्म जो है शुरू में कहती है कि इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, तो बहुत सारे ट्रू इंसिडेंट को मिलाकर एक आदमी की कहानी बनाई गई है। अब है तो फिक्शन ही है, अगर पूरी फिल्म एक फिक्शन है, लेकिन जो उसमें इंसिडेंट है, भाई हमारे लोग कैप्चर होते हैं, स्पाइंग होती है, एस्पियनाज होती है, और जब अगर कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो उसकी कैसी यातना से उसका टॉर्चर होता है, और जो एक अनलीश्ड टेरर है अंडरवर्ल्ड का, वो हमारी कंट्री में भी है जब, और वो हर हर देश में होता है, वो कहाँ नहीं होता, और उसका जो टेरर है वो आपने देखा उस फिल्म में। और तो ये थोड़ी ना कहीं ये फिल्म जो है वो बिल्कुल ही फिक्शन है, बिल्कुल फिक्शन नहीं है, लेकिन रियल इंसिडेंट्स को वीव करके एक फिक्शनल कहानी गढ़ी गई है, इंसिडेंट सारे रियल है। आप एक सीनियर एक्टर हैं, जिनका 4 दशकों से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस है। आपका पहला ब्रेकआउट रोल था 80s का कल्ट शो ये जो है जिंदगी में, राजा का रोल यू प्ले। उसके पहले मेरी चश्मे बदूत भी आ चुकी थी और एक दूजे के लिए भी आ चुकी थी। यस सर। जी। बट इन द शो ये जो है जिंदगी, व्हाट आर योर मेमोरीज सर ऑफ मेकिंग दैट शो? इट यूज्ड टू कम ऑन दूरदर्शन। या ये जो जिंदगी की बात तो चलो फिर कभी करेंगे, आए तो हम, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने उसको मना किया था, ये जो जिंदगी मुझे नहीं करना, मुझे लगा कि ये मेरा करियर जो है फिल्मों में खराब हो जाएगा, अगर मैं टीवी में जाऊंगा तो लोग मुझे फिल्मों में लेंगे नहीं, ये बोलेंगे ये टीवी का एक्टर है। लेकिन ये जो जिंदगी जब आया और वो चलना शुरू हुआ, तो उसके 2 हफ्ते के अंदर ही आई रियलाइज कि मैं सडनली कितना पॉपुलर हो गया। मतलब मेरी 6 फिल्में उसके पहले लग चुकी थी, 6-7 फिल्में लग चुकी थी, उनसे भी इतनी पॉपुलैरिटी मुझे मिली, लेकिन ऐसी नहीं मिली कि मैं रोड पे चला जा रहा हूँ और लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, और लोग तब फोटो, वो कैमरे तो नहीं थे, लेकिन ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग मेरे लिंकिंग रोड पे पीछे चले जा रहे हैं। और आई रियलाइज द पावर ऑफ टेलीविजन आफ्टर ये जो है जिंदगी। सर, आपने 80s 90s की क्लासिक कॉमेडी में काम किया है। आपके हिसाब से कैसे कॉमेडी इवॉल्व हुई है हिंदी सिनेमा में? राइटिंग, टाइमिंग एंड ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस, इफ यू लुक एट। मुझे लगता है हमारे देश में कॉमेडी ठीक से इवॉल्व हुई नहीं है। मैं इस बात को, मुझे थोड़ा दुख भी है, हमारे देश में एक 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 फिल्म में एक, अब थोड़ा बेटर हो गया, पहले तो ये था कि यार फिल्म बड़ी सीरियस है, इसमें कॉमेडी डाल दो यार, तो कॉमेडी का एक अलग ही ट्रैक होता था जिसका कहानी से कोई लेना देना भी नहीं है। एक कॉमेडी है, कॉमेडियन है, साथ में एक कॉमेडियनी भी है, टैग भी है, उसमें कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत उनका अफेयर चल रहा है, उससे ह्यूमर जनरेट हो रहा है, कुछ उनके डबल मीनिंग डायलॉग भी चल रहे हैं, जो भी। तो ऐसे इस तरह से था, बहुत कम। अगर हमारे यहाँ आप गौर से देखेंगे तो 1 कॉमेडी फिल्म पर डिकेड का एवरेज है, राइट फ्रॉम चलती का नाम गाड़ी से अगर आप आगे चले तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि 1 फिल्म पर डिकेड और पर 6-7 ईयर्स का हमारे यहाँ एक प्योर कॉमेडी फिल्म। मैं ये कि कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी भी है फिल्म में, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। जैसे पड़ोसन हो गई, चलती का नाम गाड़ी हो गई, या किसी हद तक हम, मेरी फिल्म एक दूजे के लिए, ये चश्मे बदूर भी थी उस जोन में। तो ये फिर ऋषिदा की फिल्में,
चल अपना जो उनकी चुपके चुपके थी, तो ये फिल्में बहुत कम है। तो हमारे यहाँ प्योर ह्यूमर लिखने वाले लोग और उसको बनाने वाले लोग बहुत कम है। क्या आपको लगता है इंडस्ट्री ने आपको काइंड ऑफ टाइप कास्ट कर दिया था? मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर मैं टाइप कास्ट नहीं होता तो मैं इतने साल सरवाइव नहीं कर पाता। और मुझे ये जो फिल्म मिली है सिर्फ इसीलिए मिली है क्योंकि मैं सरवाइव कर रहा हूं, मैं हूं, आई एम देयर टू डू द वर्क। अगर मैं टाइप कास्ट नहीं होता तो लोग बोलते नहीं यार ये तो। और खासकर मैं आज आज से 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, जब ओटीटी भी आ गया और टाइप कास्टिंग टूटी है काफी हद तक, मैं पहले की बात कर रहा हूं। मुझे अब डोर के अंदर अपना पाँव डालना पड़ा ये बोलकर के मैं कॉमेडी करता हूं। नहीं तो उस रूम में मेरी एंट्री नहीं है, क्योंकि वहां हीरो जो है वो 6 फुट 2 इंच का, और विलन जो है वो भी तगड़ा है, और विलन के चमचे भी तगड़े हैं, और सब कुछ जो है वो एक स्टेंसिल कट है, फिक्स्ड है, टाइप कास्टेड है। तो उस रूम में मेरी एंट्री कैसे होगी अगर मैं कॉमेडी नहीं करूंगा तो, अगर मैं टाइप कास्ट नहीं होऊंगा। Then do you think today is the best time for actors? Like for instance, a film like Dhurandhar has been offered to you, and which actually don't see you as a comedian, and like, you know, a comedy, आई slightly like funny tone, but still it's a serious character. He's an important character in the film. देखिए मैं आपको बताऊं, ये अभी कुछ दिन पहले का कन्वर्सेशन है मेरा और आदित्य का। फिल्म लगने से आई थिंक 5-6 दिन पहले हमारी बातचीत हुई। तो उसने फिर मुझे फोन किया, उसने कहा सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, वो कमाल किया जो भी है। तो मुझे पता नहीं था कि इतना ऐसा रिएक्शन इतना अच्छा मुझे मिलेगा। मुझे लगा था मैंने किया, अपने दिल से किया जो भी किया है। तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा यार मैंने तो जो किया है किया, लेकिन पूरा क्रेडिट तो तुम्हें जाता है ना, बिकॉज यू आर जौहरी तो तुम हो। अगर तुमको लगा कि मैं एक मुझ में कुछ है, हीरे की एक काबिलियत है, तो तुमने मुझे लिया, मुझे कास्ट किया, मुझे तराशा। और उसने मुझे एक बात हमेशा आदित्य मुझे कहता रहा, हमेशा कहता रहा, मुझे भी कहता रहा, मेरी बेटी को भी कहता रहा, बिकॉज माई डॉटर नोज हिम वेरी वेल। तो हमेशा कहते यू डोंट नो व्हाट योर फादर इज, यू डोंट नो व्हाट यू आर सर। हमेशा मुझे बोलता था, हमेशा, सर आपको पता ही नहीं आप क्या है। मुझे पता है आप क्या है, मैं निकालूंगा आपके अंदर से। But I have to ask you, sir. I was going through your filmography. What was it like to be directed by legendary Raj Kapoor for the film हाँ, Ganga Mary? yeah, it was fun. See, I did that film because राज कपूर, मतलब मुझे फिल्म मिली उस जमाने में। लोगों को ये बोलना कि मैं आरके की फिल्म कर रहा हूँ वाज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट इन इट्स ओन वे। और वो अगर आरके की फिल्म, देव साहब की फिल्म, ये फिल्में अगर आपकी फिल्मोग्राफी में आती हैं तो एक सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने भी काम किया था देवानंद के साथ, मैंने भी काम किया था आरके के साथ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे, बहुत सीखने को मिला। क्योंकि मैं सीखने को क्या मिलता है कि आप, जब हम आउटडोर पे थे उसकी सोनमर्ग में राज जी के साथ, तो उन्होंने टेंट्स लगाए थे सबके लिए, वहां टेंट्स लगाए थे। तो हर हर एक्टर सब लोग टेंट में रह रहे थे, मेरा भी एक टेंट था। तो मेरे 2 टेंट छोड़कर राज जी का टेंट था, तो मैं रोज शाम को उनके टेंट में जाके बैठ जाता था, जस्ट टू ओवर हियर व्हाट ही इज सेइंग। तो वन लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज स्मॉल थिंग्स, कि आप एक आदमी को क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है। तो कई बातें उनकी रह जाती हैं फिर, वो जब वैसी कुछ बातें करते थे तो कई बातें रह जाती हैं जो आपको आगे जाके काम आती हैं जिंदगी में। मैं क्या generally Raj Kapoor used to talk about the character, about the film. अब देखिए मैंने उनसे जो बात मुझे बड़ी अच्छी उनसे उनसे याद कही और जिसको मैं आज तक फॉलो करता हूँ, ये है कि मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं लेकिन आप एज एन एक्टर भी काम करते हैं, जब एक्टर काम करते हैं तो आप डायरेक्टर से आपका फिर कैसे आपका इक्वेशन चलता है। तो उन्होंने एक बात कही मुझे, उन्होंने कहा मेरे मन में अगर कोई बात आ जाती है तो मैं कभी ये नहीं करता कि वो बात मैं डायरेक्टर को ना बोलूं, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टर ने मेरे कैरेक्टर के बारे में या फिल्म के बारे में ये बात सोची ना हो, उसके दिमाग से निकल गई हो। क्योंकि डायरेक्टर पे बहुत प्रेशर होता है। तो उन्होंने कहा जब भी आपके दिमाग में आपके कैरेक्टर के बारे में कोई बात आए, उसको सामने से जाके उसके मुंह पे डायरेक्टर को बोलो कि सर मुझे लगता है कि ये मुझे ऐसे करना चाहिए।
अगर वो ना माने तो थोड़ी देर घूम फिर के आओ और फिर उसके इस कान में बोलो कि सर मुझे ये ऐसे करना चाहिए। वो फिर भी ना माने तो फिर घूम फिर के आओ और फिर इस कान में बोलो कि सर ये एक बार सोच लीजिए, ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। वो फिर भी ना माने, इसके बाद इट्स हिज बेबी, लेट इट गो। Good. And finally, Rakesh sir, so much of expectations are there from now part 2 of धुरंधर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना शूट किया आपने पार्ट 2 का? पार्ट 2 शूट ऑलमोस्ट हो ही चुकी है जी, बिल्कुल, क्योंकि मार्च में तो रिलीज है। और मैं इतना ही अपने बारे में ये कहूंगा, मेरा कैरेक्टर इससे भी ज्यादा मीसना, कमीना, गंदा। Well, all the best. Many congratulations for the success of धुरंधर. जी, Looking forward to lots more, sir. Thank you so much. थैंक यू।